नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन अब इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की जो आगामी पीटीटी परीक्षा होगी उसी की दृष्टि से दोस्तों शैक्षणिक वीडियो वाला टॉपिक लाया गया है। शैक्षणिक वीडियो वाला जो आपके सेक्शन रहेगा दोस्तों, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये ऐसा सेक्शन है दोस्तों जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो। जो शैक्षणिक वीडियो को करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें शैक्षणिक वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। टोटल आपके 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। एक तरह से मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि ये मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो शैक्षणिक विद्या आती है अपने पास वो एकदम सकारात्मक होती है। उसमें क्या होता है, अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो टीचर से संबंधित होते हैं। यानी कि एक आप शिक्षक हो तो आपको किस प्रकार से जो आपके छात्र रहते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट करना है, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से आपको शिक्षण कार्य करना है। इन सभी का आपको ख्याल रखना होता है। तो जो शैक्षणिक विधियाँ हैं दोस्तों, इसमें आपकी जो मार्किंग की गई है वो अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग की गई है। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन ही बताता हूँ मैं आपको, इसी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, ये दर्शाता है। यानी कि कोई बालक है जो सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, तो ये क्या दर्शाता है। देखो, पहला ऑप्शन है सृजनशीलता, दूसरा है प्रतिभा, तीसरा है कलात्मकता, चौथा है नटखटता। तो यहाँ पर देखो, नटखटता तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसके लिए 0 मार्क्स हो जाएगा। कलात्मकता दर्शा रहा है भाई, तो इसके लिए 1 मार्क्स हो जाता है। प्रतिभा भी दर्शा रहा है तो इसके लिए 2 मार्क्स हो जाता है। सृजनशीलता इसके लिए 3 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन तो सही है एकदम, पहला दूसरा तीसरा, इसका आप आंसर दे सकते हो। लेकिन जो अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा उसमें शो कर रही है, तो यहाँ पर जो जो आपके आंसर रहेंगे दोस्तों 3, 2, 1 और 0 मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसके लिए 0 मार्क्स रहेंगे, कोई एक ऐसा ऑप्शन होएगा जिसके लिए 1 मार्क रहेगा, कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसके लिए 2 मार्क रहेंगे और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसके लिए 3 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो आपको दोस्तों सकारात्मक सोच के साथ ये जो शैक्षणिक विधियाँ ये करनी है और बहुत ही अच्छे से इनका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बालक जो एक वस्तु से नए नए उपयोग करता है, तो वो बालक की क्या दर्शा रहा है, सृजनशीलता। यानी कि जो आपका बालक है वो सृजनशील बालक हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो आपके मिलेंगे सृजनशीलता के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है। घर, विद्यालय, संसद, मीडिया। तो जो शिक्षा का अभिकरण नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, संसद। ठीक है, इस संसद किसका पार्ट हो गया अपने पास, पॉलिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, राजनीति का पार्ट हो गया। जबकि घर में भी आपको शिक्षा प्रदान होती है। ठीक है, घर में भी आप किसी बच्चे को शिक्षा दे सकते हो, विद्यालय में भी अपन शिक्षा देते हैं। ठीक है, मीडिया के माध्यम से भी अपन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जो अपने पास संसद है ये कोई शिक्षा अपने को प्रदान नहीं करती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, शिक्षा का अभिकरण नहीं है। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त नहीं करते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। यानी कि नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो अपने शैक्षणिक विधियों में प्रयोग कहलाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4, यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो वहाँ, अब पहला ऑप्शन है अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे, चौथा है दोस्तों शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी कार्य आप करोगे। भाई जब आप टीचर बनोगे तो आपको टीचर की ट्रेनिंग के लिए जब भेजा जाएगा तब वहाँ के जो टीचर रहेंगे उनसे आप पूछोगे कि किस प्रकार से टीचिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं अपने पास टीचिंग मेथड में, तो उन सभी को आप जानोगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो शिक्षा की सबसे अच्छी परिभाषा है वो यहाँ पर पूछिए। पहला है दोस्तों जो ऑप्शन, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने पास जो शिक्षा है इसको सर्वोत्कृष्ट रूप में जो परिभाषित कर सकते हैं वो ऐसी प्रक्रिया के रूप में कर सकते हैं जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हैं। ठीक है, शिक्षा से ही आप किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न में से किस कथन के द्वारा प्रजातांत्रिक कक्षा की झलक मिलती है? ठीक है, तो प्रजातांत्रिक कक्षा की झलक किस में मिलती है? फर्स्ट है दोस्तों, केवल कुछ विद्यार्थियों को ही कक्षा के प्रशासन में सहभागी बनाया जाए, तो इसमें भी मिलती है झलक तो अपने को प्रजातांत्रिक कक्षा की। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थी कक्षा में पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों के बारे में स्वयं निर्णय ले, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? विद्यार्थी थोड़ी निर्णय लेगा पाठ्यक्रम का, कौन लेगा? आपका शिक्षक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा, जो आपके विद्यार्थी हैं, यानी कि विद्यार्थी यहाँ पर क्या किस चीज़ को शो कर रहा है? प्रजा को शो कर रहा है, यानी कि जो प्रजा है, यानी कि जो विद्यार्थी है वो स्वयं निर्णय लेंगे कक्षा की, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रजातांत्रिक कक्षा की झलक है वो अपने को सेकंड ऑप्शन में देखने को मिलती है, तो इसके 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वें नंबर का, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का तरीका यह है कि, यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं दोस्तों उनके स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का जो सही तरीका है वो आपको बताना है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटा दिया जाए। दूसरा है, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए। तीसरा है दोस्तों अपने पास, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड और थर्ड है दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड एवं थर्ड। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं दोस्तों जो पब्लिक विद्यालय के समक्ष जो अपने पास सरकारी स्कूल हैं उन्हें अपन ला सकते हैं इन दोनों मेथड के माध्यम से। 8वां प्रश्न है, सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा शिक्षण व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण है। यानी कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो शिक्षा में जो व्यवसाय करते हैं इसे कम महत्व देते हैं लोग, इसका कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है, व्यवसायिक की दृष्टि से शिक्षण ठीक नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ठीक तो है। ठीक है, तभी तो आजकल शिक्षक लोग टीचिंग कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षण कार्य में समय का बंधन होता है। ठीक है, तो समय का भी कोई बंधन नहीं होता है इसमें। ठीक है, आपको फुल फ्रीडम होती है, आप जैसे चाहो वैसे पढ़ा सकते हो। शिक्षण कार्य में नैतिकता का बंधन होता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जो शिक्षण कार्य में जो नैतिकता का बंधन होता है, इसी के कारण दोस्तों ज़्यादातर लोग जो सामान्य व्यवसाय की को ही ज़्यादा वेटेज देते हैं, न कि शिक्षण व्यवसाय को। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर का, आप अपने शिक्षण के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को क्या बनाना चाहते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जिनका आंसर आप स्वविवेक से दे सकते हो। अपना विवेक जरूर वहाँ पर अच्छे से लगाना, प्रश्न को अच्छे से समझना, फिर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, पहला है दोस्तों, कुशल व्यवसायिक जो शिक्षा के बाद खूब धन अर्जित करे। उत्तम नेता जो देश को सही दिशा में ले जाए। उत्तम नागरिक जो राष्ट्र के विकास में योगदान करे। तो इसका जो सबसे श्रेष्ठ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपकी 3, कि उत्तम नागरिक बनाए उसे, और जो कि अपने देश के यानी कि राष्ट्र के विकास में योगदान करे, ऐसा आप अपने विद्यार्थी को बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर 3 के लिए 3 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर का, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में विधि का कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? यानी कि आप अकेले अध्यापक हो आपके विद्यालय में और अब आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो कौन सी विधि का आप प्रयोग करोगे? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिकर्मित अनुदेशन विधि। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है मित्रों, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वो होती है जिसमें, अब देखो सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होती है ये पूछा है। तो बहुत प्रश्न हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत सहायक सामग्री हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो यानी कि विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, ये सबसे बेस्ट शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के लिए 3 मार्क्स हो जाएंगे। बाकी ये भी सही हो जाएगा 3 वाला भी। ठीक है, और बहुत क्रियाएं हो ये भी सही हो जाएगा, बट इसका जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स वो फोर्थ ऑप्शन के लिए मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? जो शिक्षण कार्य करते हैं दोस्तों उसके लिए ज्ञान तो होना ही चाहिए, आपको प्रशिक्षण भी होना चाहिए और अनुभव और अनुसंधान भी होना चाहिए, के अलावा और किस बात की आपको आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पहला है सकारात्मक अभिवृत्ति, दूसरा है अभिरुचि की। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों की आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए, ये भी सही है वैसे तो, ठीक है। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें वो हो जाता है दोस्तों, आप भी विद्यार्थियों के साथ खेल खेलें ताकि उनकी अभी रुचि बढ़े खेल में। तो इस प्रकार से आप उनके साथ खेल कर अपने जो आपके विद्यार्थी रहेंगे उनकी खेल की भावना को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है। जो शिक्षा जीवन का अंग है ये कथन किसका है, तो ये दोस्तों क्रो एंड क्रो का है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का ये कथन है। 15वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा शैक्षिक अधिगमन से संबंधित है। वंशानुक्रम, अनुभव, अभ्यास, स्वाध्याय। तो जो अनुभव है दोस्तों ये शैक्षिक अधिगमन से संबंधित हैं। अनुभव मतलब आपके एक्सपीरियंस। 16वां क्वेश्चन है, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। तो बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, अच्छे विद्यालय का भी होता है भाई, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तकों का भी होता है, ये भी सही है। धनवान माता पिता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का, तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वें नंबर का, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, पुत्र की भांति। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अनुशासित, ठीक है। आप उसे अनुशासित रहेंगे। वैसे ही इसके बाद जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला कि सामान्य छात्र की भांति, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा मार्किंग आपको दी जाएगी वो फर्स्ट ऑप्शन के लिए दी जाएगी, क्योंकि अनुशासित सभी को आपको रखना है। 18वां क्वेश्चन है, मुक्त विद्यालय प्रणाली नियत करती हैं। जो मुक्त विद्यालय प्रणाली है ये किसे नियुक्त करती है दोस्तों, पाठ्य चर्चा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, पाठ्य चर्चा जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़ी हो तथा जिसे वे अपनी गति अनुसार पूरा कर सकें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मुक्त विद्यालय प्रणाली है ये पाठ्य चर्चा जो विद्यार्थी की आवश्यकता से जुड़ी हो तथा जिसे वे अपनी गति अनुसार पूरा कर सकते हैं, इसे नियत करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर का, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो लघु शिक्षण होता है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण होता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। पहला है दोस्तों, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बना सके। सेकंड है, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्य चर्चा का बोझ कम हो। तो ये भी सही है अपने पास, ठीक है। प्रभावी अधिगमन शिक्षण के लिए अवधारणाओं के छोटे छोटे कौशल में तोड़ना। तो यहाँ पर जो इसका सही हो जाएगा वो उत्तर वो थर्ड ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कि आपको जो सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हो आप, तो जो प्रभावी अधिगमन शिक्षण है उसकी जो अवधारणा है उसे आप छोटे छोटे कौशलों में नहीं तोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है मित्रों, किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है कि, यानी कोई व्यक्ति है उसकी सफलता के विषय में आपका कौन सा विचार है ये पूछा गया है। आप शिक्षक हो तो आपसे सभी चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। उसमें सच्चाई होगी, सही है। यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, ये भी ठीक है। वह अपना काम समय से करता होगा, ये सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की। तो फोर्थ के लिए तो बिल्कुल 0 मार्क्स हो जाएगा। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे वो सेकंड वाले ऑप्शन के लिए रहेंगे। यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। जब आप अच्छी मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहे और पढ़ते रहें, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है मित्रों, इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए व्यक्ति का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए, सैद्धांतिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, व्यवहारिक पक्ष को उन्नत करने के लिए, केवल बौद्धिक विकास के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा दोस्तों बौद्धिक विकास के लिए। जब किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास होगा तो ये तीनों चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है मित्रों,
आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? उस नेता को जिसने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया है, इसे भी मान सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, ये भी ठीक है। उस महापुरुष की जो समाज को बुराइयों से पाक देखना चाहता है। चौथा है, उस शिक्षा को जिसने अपनी सीमाओं में रखकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चूंकि शिक्षा के संदर्भ में है, तो आप क्या बताओगे कि उस शिक्षा को जिसने अपनी सीमाओं में रखकर आपको, यहाँ पर शिक्षा नहीं आएगा, शिक्षक आएगा, उस शिक्षक को जिसने अपनी सीमाओं में रखकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ही आप अपना आदर्श मानना। 23वां क्वेश्चन है, बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म उनके कुसमायोजन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण है। कुसमायोजन तो इसका परिणाम है, इसके अलावा अन्य कारण पूछा गया है कि आपके जो बालक रहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट रहते हैं, उनमें आपराधिक प्रवृत्ति कैसे जन्म ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 24वां क्वेश्चन है, उत्तम अधिगमन वातावरण की शर्त हैं। जो उत्तम प्रकार का अधिगमन है, उसके वातावरण की जो शर्तें ये पूछी गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, विद्यार्थियों को प्राप्त मनोवैज्ञानिक तथा एवं भौतिक सुरक्षा होनी चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि, यानी कि जो आपके विद्यार्थी हैं, उन्हें विद्यालय में जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें सिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों से समाज सेवा कराई जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। उनके सामने शिक्षक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ये सभी आपको करनी होगी दोस्तों, जिससे क्या है, आपके जो विद्यालय में जो नैतिक मूल्य हैं उसे आप सिखा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ है। जो गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ है वो कौन से कथन में, ये आपको बताना है। कमजोर बच्चों को विद्यालय के समय के बाद शिक्षा देना, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे की शिक्षा का प्रावधान, ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्य चर्चा तथा समय को ऐसे बच्चे की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऐसी शिक्षा जिसमें जो पाठ्य चर्चा तथा समय को ऐसे बच्चे की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय में आने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो ये अपने पास गैर औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। 27वां क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई इंटर्नशिप के लिए? जब आप बीएड करोगे तब आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, दोनों साल। ठीक है, नव शिक्षकों को नवीन परिस्थितियों में रखकर उनका मूल्यांकन करने के उद्देश्य है, तो ये भी सही है। ठीक है, शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने के अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तीसरा है, नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य कराने का अवसर प्रदान करने के लिए के उद्देश्य। ठीक है, चौथा है, अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर हो जाएगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे आपको, वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो अपने पास नव शिक्षक होते हैं उनको योग्य और अनुभवी बनाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनके संरक्षण में कार्य एवं अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे तब वहाँ आपको जो आपके सीनियर लोग रहेंगे उनके नीचे आपको काम करना रहेगा। जब भी आपको कोई समस्या आएगी तो आप वहाँ के टीचर से पूछोगे, उनके अनुभव शेयर करोगे, पूछोगे कि किस प्रकार से उन्होंने टीचिंग की है, किस प्रकार से आपके जो विद्यार्थी उन्हें आपको कक्षा में अनुशासित करना है। ये सभी जानकारी आप जो आपके सीनियर रहेंगे उनसे लोगे। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, अध्यापक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह
जो अध्यापक की प्रभावशीलता है, यानी कि एक टीचर का जो इफेक्ट रहता है वो किस बात पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। छात्रों को कितना संतोष देना है, छात्रों को कितना मनोरंजन करना है, छात्रों का कितना अनुशासित रखना है, छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करना है। तो यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। ये आपकी जो प्रभावशीलता है इसे प्रदर्शित करता है अपनी शैक्षणिक विधियों में, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ें भी होती है दोस्तों, अनुशासित भी आपको करना होता है, मनोरंजन भी करना होता है। 29वां क्वेश्चन है मित्रों, प्रजातंत्रीय शिक्षा से तात्पर्य है। जो प्रजातंत्रीय शिक्षा है उससे क्या तात्पर्य है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, ठीक है। शिक्षा में संज्ञात्मक प्रक्रिया की वृद्धि करना, छात्रों के रचनात्मक कौशलों में वृद्धि लाना, पिछड़े हुए वर्ग में शिक्षा को आगे बढ़ाना, अधिगमन प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। तो यहाँ पर जो प्रजातांत्रिक शिक्षा से तात्पर्य है वो है कि अधिगमन प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। जो उद्देश्य होते हैं दोस्तों उनके आधार पर जो शिक्षण का प्रकार नहीं है वो आपसे पूछा गया है। पहला है चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चिंतन उद्देश्य, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान, यहाँ पर ज्ञात की जगह ज्ञान आएगा, प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया को बढ़ावा मिलेगा। तो किसे बढ़ावा मिलेगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण। आगे के ऑप्शन देखिए, व्यक्तित्व भिन्नताओं, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा आपके वो हो जाएगा दोस्तों ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण, ठीक है, को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों जब आप इस प्रकार से आप अपने बच्चों की सहायता करोगे कि वो एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़े, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, 32वां क्वेश्चन है कौशल के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल के संबंध में आपकी क्या राय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सके। अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, विद्यालयी शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि से कैसा है? जो विद्यालय है आपका उसका शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि से कैसा है, कि यानी कि कोई भी विद्यालय है उसका निजीकरण करना आपकी दृष्टि से कैसा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती, इसीलिए प्राइवेट स्कूल चलते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल के साथ, कि भाई अगर सभी गवर्नमेंट स्कूल रहेंगे तो सरकार पे भी लोड पड़ेगा, इसलिए विद्यालय शिक्षा यानी कि जो विद्यालय है उनका निजीकरण भी जरूरी है। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? जो बुनियादी शिक्षा द्वारा जो मूल्य विकसित किया जाता है वह है दोस्तों श्रम के प्रति सम्मान। अगला प्रश्न है 35वें नंबर का, बच्चों में अपेक्षित भाषा के विकास के लिए आप क्या करना उचित समझते हैं? तो बच्चों में अपेक्षित भाषा के लिए जो विकास है उसके लिए आप क्या करना उचित समझते हैं? तो आप बोलोगे उसे प्रेरणाप्रद उन्मुक्त सामाजिक वातावरण देंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक या सृजनशीलता का पोषक करता है? यानी कि जो आपके विद्यार्थी हैं उनमें जो सृजनशीलता को पोषित करता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये उनमें सृजनशीलता को विकसित करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए दोस्त, 37वें नंबर का क्वेश्चन है, समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं? तो समग्र दृष्टि से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं, ठीक है।
38वां क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्य चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो आपके पाठ्य चर्चा करते हो आप, उसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों का। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को मैं ये एंड कर रहा हूँ। मैंने आपको आइडिया दे दिया है दोस्तों किस प्रकार से आपको शैक्षणिक विधि वाले क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो शैक्षणिक विधियों के आंसर करने हैं बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ करने हैं। एक तरह से आप ये समझ लो कि आप टीचर हो और उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। आंसर किस प्रकार से रहेंगे, सभी जो ऑप्शन रहेंगे उनके अलग अलग मार्क्स रहेंगे। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसके लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स रहेंगे, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसके लिए 2 मार्क्स रहेंगे, एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसके लिए 1 मार्क रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लिए बिल्कुल भी मार्क्स नहीं होंगे। तो आपको वही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, यानी कि 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। काफ़ी अच्छे से दोस्तों इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास जो भी गाइड है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये सेक्शन ऐसा है दोस्तों जिसको आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो इस सेक्शन में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया है और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, तो अपनी जो क्लास है दोस्तों ये लंबी हो गई, इसलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। पिछले जो वीडियो डाले हैं दोस्तों उनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ वीडियो बाकी हैं उनको मैं अपलोड आज आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको किस प्रकार से पेपर करना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जो पेपर करना है वो इस प्रकार से करना है कि आपका समय पर पेपर हो जाए। देखो हमारे जो सीनियर थे दोस्तों वो कहते हैं हमसे कि जब वो पीटीटी का एग्ज़ाम देने गए थे तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को किया था रीजनिंग वाले को, जिसमें क्या हुआ दोस्तों उन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया रीजनिंग में। ठीक है, लगभग उन्हें उनका आधे से ज़्यादा समय इसी में निकल गया, तो उनके क्वेश्चन छूट गए थे दोस्तों बाद के क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से इस प्रकार से सेक्शन करना है, जो सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है उसी सेक्शन को करें। ठीक है, पूरा सेक्शन पहले सोल्व कर ले, फिर उसके बाद उसका जो आंसर है वो OMR शीट में भर दे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से OMR शीट बननी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया किस प्रकार से बननी है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में वही सेक्शन करना जिसका ज्ञान आपको कम हो। ठीक है, बाकी करने सभी 200 के 200 जो आपके क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन वो सभी करने हैं। ठीक है, चारों सेक्शन के जो 50-50 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों के आप आंसर करके आओगे। ठीक है, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन सभी बातों का आप बिल्कुल ख्याल रखोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।